हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय नंबर 5 पृथक्करण पदार्थों का पृथक्करण क्लास 6 का अध्याय नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। उससे पहले अपन ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस किया था। उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उन चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है, कौन सा पदार्थ कैसा होता है, कौन सा पदार्थ कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं, उन सबको अलग अलग करने पर कैसे शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक रूप से समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर पहले पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बता रखा है कि पदार्थों के जो पृथक्करण होता है, हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालने छलनिकाओं द्वारा पृथक किया जाता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा घर में कि कैसे अलग किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, और रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। दलिया और पोया खाया होगा, और दलिया और पोहे में से अपन मिर्ची, मूंगफली वगैरह जो चीज़ें होती हैं, प्याज वगैरह, उनको कैसे अलग करते हैं, कैसे उनको सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं, ये भी आप लोगों ने घर पे देखा होगा। एक टोकरी के अंदर आम अमरूद भरे होते हैं, आप उन फलों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं कि पदार्थ होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ मिक्स होता है, उनको कैसे अलग अलग किया जाता है। लेकिन फलों को, जैसे आम और अमरूद को, तो बड़े बड़े होते हैं पदार्थ के कण, इसलिए उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन कुछ होते हैं कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं जिनको पृथक करना आसान नहीं होता है। उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? छोटे छोटे कणों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा ग्लास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना असंभव होता है। इनको आप रेत और नमक को हाथों से बीनकर आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अलग अलग टाइप की विधियों का, पृथक्करण की विधियों का चयन करना पड़ेगा, और उन विधियों की सहायता से आप पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन इस सारणी को देखें कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, जैसे अगर सारणी के बारे में डिस्कस करें, तो चावल से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। चावल से पत्थरों को अलग करना ही तो एक है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को, दो भिन्न अलग अलग पदार्थ हैं लेकिन दोनों उपयोगी, उनको अलग अलग करना। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, इसमें चावल के से पत्थर को अलग करते हैं तो पत्थरों को अपन फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं, अनुपयोगी अवयवों को इसमें से निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। हम अशुद्धियों को भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कि चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं अपन, उद्देश्य जिनके लिए हम पृथक करते हैं, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करते हैं, उसके अंदर से हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो इस सरणी में बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ों को अपन अलग करते हैं। दो चीज़ें होती हैं, दोनों अगर उपयोगी हैं तो दोनों को अलग अलग करके उपयोग में लेते हैं। एक अगर अनुपयोगी है तो उसको अपन फेंक देते हैं, दूसरों को उपयोग में लेते हैं। और अगर दोनों अनुपयोगी हैं तो दोनों को अपन क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इस प्रकार इस सारणी के अंदर डिस्कस किया गया है। अब हमने देखा है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं हानिकारक होते हैं, कुछ अनुपयोगी होते हैं, उनको पृथक करने की जरूरत होती है। पृथक्करण विधि में अपन डायरेक्ट अनुपयोगी पदार्थों के साथ उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते, तो उनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको अलग अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, वो अशुद्ध जो होती है अलग अलग, ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। ये अशुद्धियाँ जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती हैं। ऐसे मिश्रणों का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नताएं होती हैं, तो उनको अलग कैसे कर सकते हैं? तो पृथक्करण की विधियाँ देखते हैं अपन। पृथक्करण की विधियाँ में सबसे पहले अपन देखते हैं हस्त चयन। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब हाथों से जो अपन उसका चयन करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, उसको अपन हस्त चयन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, ये देखो,
हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होती है। हस्तचयन के द्वारा हाथों से चयन करके अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। तो पहली पृथक्करण की फर्स्ट विधि जो है हस्तचयन विधि है। फोटो दे रखा है कैसे अपन हाथों से अशुद्धियों को, दो पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बारे में अपन ने फसलों के अंदर पढ़ा था कि थ्रेसिंग क्या होता है। जैसे आपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठे देखे होंगे, तो अपन क्या करते हैं, थ्रेसिंग के थ्रू इसको अलग अलग करते हैं। तो अपन सीधा सा इसका अगर डेफिनेशन देखें तो सूखे पदार्थों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे जो गेहूं वगैरह जो फसलें होती हैं पौधों की, उनमें से उन अन्न के कणों को, बीजों को अलग करना भूसे से, उनको क्या करते हैं, इस पृथक्करण की विधि को अपन क्या करते हैं, थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे कि इस प्रक्रम में डंडियों को पीट पीट कर अन्य कणों से पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग में किया जाता है कि अनाज के कणों को, अनाज की फसलों को जोर जोर से पटका जाता है और उनमें से भूसे को और दानों को अलग किया जाता है। लेकिन कभी कभी इनका उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पृथक किया जाता है। अत्यधिक छोटी होने की वजह से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उनके बीजों को और भूसे को अलग अलग किया जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं थ्रेसिंग। उसके बाद अपन पढ़ते हैं निष्पावन। निष्पावन क्या होता है, आप लोगों के घरों में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये देखो फोटो दे रखा है निष्पावन का, कि निष्पावन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हवा होती है, हवा को स्टार्ट किया जाता है, या पंखे वगैरह में, घर में भी आपने देखा होगा पंखे वगैरह में निष्पावन में क्या किया जाता है, फसल को, भूसे के बीज वगैरह जो साथ होते हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, जिससे हवा की दिशा में जो भूसा वगैरह जो होता है, अशुद्धि जो होती है, वो उड़ के एक तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, जबकि दाने जो होते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार इस विधि को अपन क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। जैसे कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। निष्पावन विधि द्वारा अपन भारी कणों और हल्के कणों को अलग अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे की बारीक अन्य कणों से पृथक करने में करते हैं, और घर पे भी इसका यूज किया जाता है हल्के और बारीक कणों को पृथक करने में निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं, अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग किया जा सकता है। अब अपन आगे देखते हैं चालन। चालन क्या होता है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हम इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक कर लेते हैं। चालन मतलब घर पे जो अपन आटे की छन्नी होती है, उस आटे को छानते हैं, तो छानते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो अशुद्धि होती है वो उस छलनी के अंदर ही रह जाती है, जबकि आटे के जो बारीक कण होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ये चालन विधि कहलाती है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्रों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। उस दिन में क्या किया जाता है, कैसे हटाया जाता है अशुद्धियों को, साधारणतः गेहूं की बोरी को तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया और भूसा जो निष्पावन या थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जा सकता है। चालन के द्वारा एक तो अपन छलनी, आटे को छानते हैं जिससे अशुद्धियाँ छलनी में रह जाती हैं, बाकी नीचे इकट्ठा हो जाता है, इस तरह अलग कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गेहूं के अंदर निष्पावन विधि वगैरह यूज़ करके भूसे वगैरह को अलग करने के बाद जो पीछे बड़े कण रह जाते हैं, पत्थर वगैरह जो रह जाते हैं, उसमें तिरछी चालनी होती है, उसके ऊपर गेहूं की बोरी को गिराया जाता है,
जिससे क्या होता है, गेहूँ के कण तो अलग हो जाते हैं और बड़े कण जो होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं। इस प्रकार अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर बनता है तो वहाँ पे भी चालनी नदी का चालनी के द्वारा अपन क्या करते हैं, चालन द्वारा कंकड़ और पत्थर के रेत के कणों को इस वहाँ पर ऐसे इस तरीके से पृथक किया जा सकता है। अब देखो अपन पढ़ते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन किसे बोलते हैं। अवसाधारण, निस्तारण एवं निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। जैसे कि चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो जाते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धि अपन कैसे करते हैं दूर, तो इसको दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसमें अपन क्या करते हैं, पहले अपन ये क्या करते हैं कि चावल और दालों को अपन क्या करते हैं घर में धोते हैं। धोते कैसे कि इसके अंदर पानी डाला जाता है। पानी डालने से क्या होता है कि चावल और दालों के ऊपर जो मिट्टी के कण होते हैं, अशुद्धि होती है, वो जल के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है और नीचे की तरफ बैठ जाती है और अपन ऊपर से उन चावल और दालों को पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार अपन घर पे अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं यहाँ कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने को क्या बोलते हैं, अवसादन कहा जाता है। मिश्रण में जैसे ही अपन जल मिलाते हैं तो जल मिलाने से भारी भारी जो अवयव होते हैं वो कहाँ, तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को अपन अवसादन कहते हैं। जबकि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादन तो क्या होता है, भारी कण पानी के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। जबकि निस्तारण किसे कहते हैं, धीरे धीरे दूसरी गिलास में नीचे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे दूसरी गिलास में ऊपर से पानी को अलग कर लिया जाता है और उनको दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है, उसको निस्तारण करते हैं। तो जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निस्तारण करते थे। यहाँ दो परिभाषाएं बन गई। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जबकि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि देखो ये रहा फोटो दे रखा। अवसादन क्या होता है कि भारी कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है, वो अवसादन कहलाता है। जबकि निस्तारण में क्या होता है, ऊपर से पानी को उड़ेल दिया जाता है, मिट्टी के कण नीचे ही रह जाते हैं। इस प्रकार अपन अलग अलग कर सकते हैं और इस विधि के द्वारा अपन तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि के द्वारा अपन पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयवी ऊपरी परत बनता है उसे निस्तारण द्वारा अपन पृथक कर सकते हैं। तो दो जलीय विलयनों को, अशुद्धियों को अपन निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इसके आगे कि निस्यंदन किसे बोलते हैं। निस्यंदन के बारे में आपको पता होगा कि जब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की वो सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रकार को वो निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन मतलब फिल्टर करना। घर पे अपन चाय बनाते हैं, चाय को छन्नी में डालते हैं, जैसे चाय की पत्तियां तो छन्नी में रह जाती हैं, जबकि चाय जो होती है निकल नीचे कप में ग्लास में इकट्ठा हो जाती हैं। इसी को निस्यंदन कहते हैं, फिल्टर करना कहा जाता है। फिल्टर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें बहुत सारे फोटो क्रियाकलाप दे रखे हैं कि कैसे अपन इनको बिना हिलाए कैसे अपन एक गिलास से दूसरे गिलास में अपन उनको अलग कर सकते हैं। कपड़े को छान कर छोटे छोटे रंध्रों को फिल्टर पेपर के द्वारा आप लोगों ने प्रयोगशालाओं में भी देखा होगा कि कैसे अपन अशुद्धियों को छान कर फिल्टर कर कर निस्यंदन कर कर अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, निस्यंदन के अंदर कि साधारणतः फलों एवं सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है।
पनीर को इस विधि से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। तो फिल्टर करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। फिल्टर अपन फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी कर सकते हैं। एकदम बारीक कण है तो हमें फिल्टर पेपर का यूज़ करना पड़ता है, और अगर नॉर्मल कण है तो अपन कपड़े से चाय पत्ती को छानने के लिए छन्नी आदि का उपयोग अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि वाष्पन। अब वाष्पन क्या होता है, वाष्पन कैसे, वाष्पन के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, सूर्य को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि वाष्पन होता क्या है। तो इस क्रिया में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया। अब कुछ मिश्रण जो होते हैं इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, उनको वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, जल और नमक, जल और नमक को अगर अपन मिक्स करें तो अपन इसको वाष्पन विधि के द्वारा दोनों को पृथक कर सकते हैं। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही अपन वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर होती रहती है। तो इसमें अपन वाष्पन कैसे करेंगे, वाष्पन के बारे में देखो यहाँ फोटो दे रखा है पूरा कि वाष्पन कैसे होता है। जल के पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्लास के अंदर पानी लेंगे, पानी में नमक मिलाएंगे, और नमक मिलाने के बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन को इन दोनों को अलग करना है। अपन इस किसी भी विधि के थ्रू ना फिल्टर पेपर से अपन इनको अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको अलग करने के लिए अपन पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जल को गर्म करेंगे। जल को गर्म करने केटली में जल लेंगे और जल को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद देखेंगे कि उसकी भाप बनेगी, तो भाप जहाँ से निकलती है वह प्लेट को अपन टेढ़ा करके उसके ऊपर बर्फ़ रखेंगे। बर्फ़ रखने के फ़ोटो भी दे रखा है। तो वो भाप जैसे ही उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो बर्फ़ की वजह से वो ठंडी हो जाएगी, वो पानी के रूप में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन शुद्ध पानी को अलग कर लेंगे, और फिर केतली का ढक्कन खोल के देखेंगे तो उसके अंदर नमक शेष रहेगा। तो इस प्रकार अपन इसमें वाष्पन के द्वारा भी अपन नमक प्राप्त, वाष्पन के द्वारा अपन जल को और नमक को अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्र जल से नमक प्राप्त करना, समुद्र से जल का नमक भी ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। बड़ी बड़ी क्यारियों में पानी को इकट्ठा किया जाता है, नमक वाले खारे पानी को, सूर्य के ताप की वजह से पानी वाष्प में बदल जाता है, और पीछे जो होता है नमक शेष रहता है। पृथक्करण के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब पृथक्करण के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक विधि के द्वारा ही अपन मिश्रणों को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अपन अलग अलग विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं, अलग अलग विधियों का उपयोग कर कर। जैसे कि ये केतली वाला वाष्पन और संघनन दोनों है। अब केतली वाले में अपन नमक और जल का तो अपन ने देखा, लेकिन अगर पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स किया जाए, रेत डाली जाए, नमक डाला जाए, और फिर अपन को बोला जाए कि पानी में से नमक, पानी, नमक और रेत, इन तीनों को मिश्रणों को अलग करना है, तो अलग अलग पृथक्करण विधि के द्वारा अपन इनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी है तो मिट्टी को अपन पानी के अंदर मिलाएंगे, नमक घुल जाता है, और थोड़ी देर अपन उसको छोड़ देंगे। निस्यंदन विधि द्वारा पानी को ऊपर से हल्का हल्का ले लेंगे, अलग दूसरे गिलास में, मिट्टी नीचे रह जाएगी, तो मिट्टी को तो अपन ने अलग कर लिया। अब आगे अपन उसी के थ्रू पानी को गर्म करेंगे और उसको संग्रहण करेंगे, वाष्प का संग्रहण करेंगे, और वाष्प से पानी को अलग करेंगे, नमक को अलग करेंगे। तो इसमें देखो लिखा है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अपन संघनन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा मिलती है अपन को कि जल व वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प का जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बारे में आप लोगों के बारे में देखना है कि आप लोगों ने देखा होगा, देखो एक लाइन भी लिखी हुई है यहाँ कि हाँ, दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संग्रहित जल की बूंदों को देखा होगा। तो जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है, तो केतली में पीछे नमक छूट जाता है, आप लोगों को पता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण विधि द्वारा अलग किया है।
निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया है, वाष्पन द्वारा अलग किया है और संघनन द्वारा अलग किया गया है। तो निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन, इन 4 विधियों के द्वारा अपन ने रेत, नमक और पानी को अलग अलग किया है। तो अपन देखते हैं कि अलग अलग विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक विधियों के द्वारा भी अपन पृथक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है। इसके बारे में अगर देखें तो जल को अपन, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में अपन देखते हैं कि जल के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विडोलित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते रहिए और विडोलित करते रहिए। गिलास में पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, मिलाते रहिए, उसको विलेयित करती रहिए, विडोलित करती रहिए। घुल जाता है तो 1 चम्मच और डालिए। ऐसे करके आप 1 से ज़्यादा नमक डालते रहिए और उसको मिक्स करते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं, कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में विलय अधिक नमक नहीं घुल सकता है। यह विलयन अब कैसा हो गया है? यह विलयन अब संतृप्त हो गया है। इसमें अब और अधिक नमक नहीं घुल सकता है। तो और अधिक अगर नमक नहीं घुलता है तो वो विलयन कैसा हो जाता है? वह विलयन संतृप्त हो जाता है। आगे चलते हैं अपन। तो संतृप्त विलयन के बारे में हमने देख लिया। इसके बारे में एक क्रियाकलाप दे रखा है, एक सारणी दे रखी है। सारणी के थ्रू आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नमक, पानी की गिलास लेना है, उसमें नमक डालना है और घोलते रहना है। जब नमक घुलना बंद हो जाए तो कितने चम्मच लगे हैं उसके बारे में लिखना है, कितने अच्छा संख्या लिखनी है और चीनी के बारे में भी उनकी संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार अपन इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हमने पदार्थों को के पृथक्करण के कुछ विधियाँ विषय के बारे में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। तो हमने यह भी देखा है, क्या सीखा है इसके अंदर, कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। कि द्रव में पदार्थ को घोलने पर वो विलयन तो बनता है, लेकिन और अधिक घोलने पर पदार्थ न घुल सके तो उनको अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो अपन ने इसमें देखो कैसा क्या क्या पढ़ा है। संघनन पढ़ा है, निस्तारण पढ़ा है, वाष्पन भी पढ़ा, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, ये सब चीज़ों के बारे में, निष्पावन, हस्तचयन, इनके बारे में आज अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। तो अब देखते हैं लास्ट में इसका सारांश क्या होता है। सारांश के बारे में देखते हैं कि सारांश क्या चीज़ है, कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक करने की कुछ विधियाँ हैं। इन विधियों के नाम ध्यान रखना है और विधियों का नाम आते ही अपन को उसकी विधि ध्यान आनी चाहिए कि क्या कैसे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है, बराबर है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन एवं निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है, जिसको निस्तारण विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि द्रव और उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस के पृथक करने की किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके तो उस पदार्थ को अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। ये परिभाषा ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद में किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुल जा सकता है। ये देखा है आपने कि अगर किसी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो उसमें और अधिक अपन क्या कर सकते हैं, पदार्थ को घोल सकते हैं। जब विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, जब जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।